Hello students, myself is Dinesh Mishra. As you are well acquainted from me, today we are going to take class 8th and in which we shall discuss your first chapter of the Social and Political Life book, chapter 1 named the Indian Constitution. This is the second video of the lecture number 2 in continuation of this chapter, and the topic will be, which shall be thoroughly discussed today, that will be the outstanding feature of Indian Constitution. Actually हम लोगों को क्या पढ़ना है आज? हमारे संविधान की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वीडियो में अगर हम लोग रिकैप कर लें जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था तो थोड़ा सा हमको समझने में आसानी होगी। और हम लोग इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लें। व्हाट यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज नंबर 1, आपको क्या जानना है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज, ये क्वेश्चन आपको करना भी है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरह के आपका होमवर्क भी है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या अध्ययन करेंगे, हम जानेंगे संविधान क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग, ठीक है, मीनिंग समझेंगे, ठीक है। इसके दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान बनाया क्यों जाता है, हम लोगों ने संविधान क्यों बनाया। तो इसमें हम लोग इस चीज का अध्ययन करेंगे, नीड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नीड्स रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट, हम रिक्वायरमेंट का अध्ययन करेंगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत। और जो थर्ड आपका क्वेश्चन होगा, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स, बेसिक फीचर्स of the Indian Constitution, Indian Constitution, Constitution। इसमें हम उन तमाम प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। इसको आप इसमें क्या डिस्कस करेंगे, हम इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रॉपर्टीज, जैसे कोई मैटर है, आप साइंस में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टीज का हम अध्ययन करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरे आपके चैप्टर का समरी, एक तरह से आपका पूरा चैप्टर, द इंटायर एलाबोरेशन एंड एक्सप्लेनेशन कंटेंट ऑफ योर चैप्टर रिवॉल्व अराउंड दीज 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पूरे चैप्टर का जो कंटेंट है वो इन्हीं 3 प्रश्नों के इर्द गिर्द जो है घूमता है। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। मुझे लगता है कि आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे और उसको जानेंगे ये है क्या, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका जो है एक्सप्लेनेशन पहले मैं लिख देता हूं, आप उसको नोट भी कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको आपको समझाएंगे। ए कॉन्स्टिट्यूशन is a document
containing principles, rules, procedures pertaining to the state polity and the ideals of the society which have been which are approved by the solemn way through the solemn will of the people of a country ये है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें what is the explanation of this definition or meaning of the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज, ये दस्तावेज आपका रिटन हो सकता है, लिखित दस्तावेज, रिटन, जैसा कि अपने देश का संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की श्रेणी में आता है। संविधान दो तरह के होते हैं, डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित और विकसित संविधान। तो हमारे देश का संविधान लिखित है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। तो आप डॉक्यूमेंट का मतलब रिटन डॉक्यूमेंट से यहाँ समझिएगा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव। ठीक है, भारतीय संदर्भ में, भारतीय संविधान के संदर्भ में इसकी व्याख्या कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का मतलब रिटन, तो डॉक्यूमेंट जो है दस्तावेज है और जिसमें सारी बातें लिखी हुई होती हैं। और कंटेनिंग मतलब कि उसमें समाहित होना, उसमें क्या क्या चीजें समाहित होती हैं, प्रिंसिपल्स सिद्धांत, रूल्स नियम, प्रोसीजर प्रक्रियाएं तमाम तरह की। किससे संबंधित होती हैं ये सिद्धांत, ये नियम, ये प्रोसीजर्स? ये संबंधित होती हैं स्टेट पॉलिटी से, राज व्यवस्था से। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ संसद कैसे बनेगी, किन एलिमेंट्स से मिलकर बनेगी, उसमें कितने मेंबर होंगे, उसकी क्या मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, क्या मिनिमम स्ट्रेंथ होगी, वहाँ उसमें उसके ऑपरेशंस के क्या रूल्स होंगे, ये सारी चीजें, स्पीकर का चुनाव कैसे होगा, इलेक्शन कमीशन कैसे गठित होगा, सरकार कैसे बने, मतलब कि पॉलिटी, देश की राज्य व्यवस्था से संबंधित जितनी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने पद हैं, वो सबके सब से संबंधित जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनको गवर्न करते हैं, जो उनके ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, उन सबको कंटेन करने वाला जो दस्तावेज होता है उसे हम संविधान कहते हैं। लेकिन संविधान मात्र इन सिद्धांतों, इन नियमों, इन प्रक्रियाओं का केवल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वो केवल उसकी संहिता नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ उसमें और क्या होता है, एंड द आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी, समाज के आदर्श भी संविधान रिफ्लेक्ट करता है। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी,
और इस वीडियो में मैं इसको रिकॉल कर रहा हूं कि जब आप भारतीय संविधान का पहला जो है ओपनिंग आप करेंगे तो आप जैसे बुक देखते होंगे तो हर बुक के पहले कुछ प्रीफेस दिया रहता है, प्राकथन इसको बोलते हैं या परिचय कहते हैं। तो हमारे संविधान का जो प्राकथन है, जो प्रीफेस है, जो प्रस्तावना है, जिस संविधान की स्पिरिट कहा जाता है, हार्ट एंड सोल कहा जाता है, संविधान की आत्मा, वो शुरू कैसे होती है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। संविधान किसी का नहीं है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। संविधान किसी एक सब व्यक्तियों के समूह के द्वारा, किसी एक विशेष जाति के द्वारा, किसी एक विशेष धर्म ग्रुप के द्वारा बनाया हुआ दस्तावेज नहीं है, बल्कि हम भारत के समस्त वासी जितने हैं सबने मिलकर संविधान को बनाया है। और किस लिए बनाया है? उन सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, आदर्शों की प्राप्ति के लिए, जिसके लिए हमने कई दशकों तक जो है उसके लिए संघर्ष किया अंग्रेजों से। और वो आइडियल्स कौन कौन से हैं? आइडियल्स हम अपने समाज को किस रूप में स्थापित करना चाहते थे। हमारे पूर्वज जो थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो अपना अंग्रेजों से मुक्ति के पहले तक पूरा जीवन सिर्फ इस बात में लगा दिए थे कि आजादी के बाद का भारत कैसा होगा। हाउ शैल बी इंडिया बी लाइक आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद भारत कैसे दिखना चाहिए, भारत किस प्रकार का होगा, हम लोग कैसा बनाना चाहते हैं भारत को। तो उसके कल्पना पर उन्होंने उस पर मनन चिंतन करके, उसके पर डिस्कशन करके, प्लानिंग करके, उसकी स्ट्रेटेजी बना के, उसकी पॉलिसी बना के, प्रोग्रामिंग करके उन्होंने अपने संविधान का निर्माण किया। तो हमारे संविधान में उन्होंने एक ऐसे समाज की संकल्पना की थी जिसमें कुछ ऐसी खूबियां हो, जैसे समानता हो, इक्वलिटी हो, धर्म, जात, मूल, वंश, लिंग आदि के आधार पर समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। तो एक समानतावादी समाज की स्थापना, एक आदर्श हमारे संविधान का ये है। दूसरा आदर्श है जस्टिस, सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। समाज में हर प्रकार की जितनी रिसोर्सेज हैं, जितने जो है संसाधन हैं, उन सब वो सारी संसाधन सबके लिए समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध हो, सबके साथ न्याय हो, किसी को प्रताड़ित न किया जाए जात के नाम पे, धर्म के नाम पर। इन सारी चीजों, तो हमारे जो संविधान के निर्माता थे, ये आइडियल शब्द जो इसमें है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, काफी व्यापक शब्द है ये, इसमें ये सारी चीजें होंगी। जब आइडियल्स कहा जाएगा तो आइडियल्स का मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, भारत को एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में हम लोग देखना चाहते थे। और उस प्रकार की व्यवस्था हमने कायम की। और जिस समाज की, जिस राज्य व्यवस्था की कल्पना भारत के जो है संविधान निर्माताओं ने, भारत के पूर्वजों ने, या भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, शहीदों ने जिस प्रकार के समाज की कल्पना की थी, उस समाज में उन्होंने कहा था कि अनिवार्य रूप से समानता हो, न्याय हो, लोगों को न्याय मिले, लोग मुक्त हों, आजाद हों, फ्री हों, लिबर्टी, हमें आजादी हो। उसके बाद हमारे अंदर यूनिटी हो, एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करती हैं। इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, आजादी का मतलब फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, वाणी की स्वतंत्रता, देश में मुक्त रूप से एक स्थान से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फ्रीली मूव करने की स्वतंत्रता, लोगों को अपने जो है पसंद के अनुसार, द पीपुल मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज देयर जॉब्स और कैरियर
अकॉर्डिंग टू देयर विल, लोगों को अपने क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता। लोगों, भारत के किसी भी नागरिक को देश के किसी भी क्षेत्र में डोमिसाइलिटी की जो है आज़ादी, मतलब मकान बनाने की आज़ादी या रहने की आज़ादी हो, और इस तरह के जो आज़ादियां हैं, जो स्वतंत्रताएं हैं, उसकी संकल्पना इन आदर्शों में की गई थी। यूनिटी, भारत में इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी एकता और अखंडता बना रहे, उसके लिए भी व्यवस्था की गई। तो भारत में वो संविधान जो है केवल राज्य व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं का विवरण मात्र नहीं है, बल्कि इट कंटेन्स द आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी, और समाज के उन आदर्शों को भी इसमें जगह दी गई है, विच आर अप्रूव्ड थ्रू द सालेम विल ऑफ द पीपल, जिसको अपने अंतःकरण से यहाँ की जनता ने, सालेम विल मतलब पूरे सच्चे मन से, उसने जो है हमारे देश के वासियों ने उसे अप्रूव किया है, उसे सहमति प्रदान की है, उस पर किसी प्रकार का डिसएग्रीमेंट उस समय लोगों के अंदर नहीं था। ये ऐसे आदर्श थे जिन पर देश की संपूर्ण जनता एग्री कर रही थी। अब मेरे हिसाब से आपको संविधान की ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मिल गया होगा। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? संविधान एक रिटेन डॉक्यूमेंट है जिसमें राज्य व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत, नियमों और प्रक्रियाओं का जो है विवरण होता है, तथा इसमें जनता के शुद्ध अंतःकरण के द्वारा जो है विभिन्न सामाजिक आदर्शों को प्राप्त करने की सहमति को भी ये रिफ्लेक्ट करता है। इसी को हम संविधान कहते हैं। ऐसा कोई भी दस्तावेज किसी भी देश का हो तो हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलिए हम अब जो हमारा आज के लेक्चर का जो टॉपिक था दूसरा, अभी आज तक ये उसको हमने बताया भी था पिछले वीडियो में, लेकिन हम लोग इसको आज से जरा सा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा है हमारा कि व्हाई डू वी नीड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसी देश को जरूरत क्यों होती है संविधान की। तो अभी सब परिभाषा आपने जो पढ़ा है उसमें आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, लेकिन खोजना पड़ेगा। तो व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपने देखा decades or the centuries have been elapsed fighting against the atrocities and the suppressive rule of the British government। अंग्रेजों से युद्ध करने में सदियां लग गई, कई सौ साल तक हम लोगों ने संघर्ष किया, उसके बाद हमें आजादी मिली। और उस समय समाज में जिस तरह की ब्रिटिश हुकूमत ने शासन व्यवस्था चला रखी थी, उससे समाज में चारों तरफ जो है ब्रिटिश हुकूमत हमारे साथ डबल स्टैंडर्ड, दोहरा मानक अपना रही थी। जैसे डिस्क्रिमिनेशन, विभेद, कई आधारों पर हमारे साथ अन्याय होता था, कई आधारों पर हमारे साथ विभेद होता था। जैसे ऑन ग्राउंड ऑफ कलर, रंग भेद। और ये डिस्क्रिमिनेशन केवल इंडिया के लिए नहीं है, लगभग पूरे दुनिया में जहां भी ब्रिटिश या ब्रिटेन की कॉलोनियल रिजीम थी, औपनिवेशिक बस्तियां थी, कॉलोनियल जो है सेटलमेंट्स थी, उस हर जगह इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इतिहास में, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन आप देखिए ऑन ग्राउंड ऑफ कलर, हमारे साथ रंगों के आधार पर भेद होता था। लोगों को व्हाइट और ब्लैक, हम लोगों को ब्लैक कहा जाता था और व्हाइट थे, इनको सुपीरियर माना जाता था, श्रेष्ठ माना जाता था, सभ्य माना जाता था, जबकि हम लोगों को बार्बर और जो है सैवेज माना जाता था। सैवेज माने जंगली। हमें जो है क्या माना जाता था? अनसिविलाइज्ड, असभ्य माना जाता था, अनसिविलाइज्ड माना जाता था। और
सैवेज माना जाता था कि हम लोग क्या है, जंगली, क्योंकि हम लोगों का कलर जो है ब्लैक था। सेक्स के आधार पर, लिंग के आधार पर भी समाज बटा हुआ था। इसमें आप देखेंगे महिलाओं को पैट्रिमोनियल सोसाइटी थी, पितृ सत्तात्मक समाज था, पुरुषों की ही सुनी जाती थी। हमारे समाज में ये बहुत बड़ी बुराई थी। वुमेन डिड नॉट अकॉर्ड प्रायर प्लेस और जस्टिफाइड प्लेस इन द सोसाइटी। उन्हें न्यायोचित जो है, जस्टिफाइड जो है जगह समाज में नहीं थी। दे वेर डिप्राइव्ड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इन्हें हर प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। तो सेक्स के आधार पर इसको जेंडर डिस्पैरिटी बोलते हैं, जेंडर डिस्पैरिटी, ये भी भेद था। ठीक है। इसके अलावा हमसे हाई टैक्स लिया जाता था, हमारी ही वस्तु को हमें ही उच्च कीमतों पर जो है बेचा जाता था, और अपने इंडिया को मार्केट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ से स्वर्ण का जो था वो ड्रेन हो रहा था ब्रिटेन को, और ब्रिटेन भारत के संसाधनों का विदोहन अपने यहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को, औद्योगिकीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए करता था। तो ये सब समाज में तमाम बुराइयां थी, और इन बुराइयों के कारण ही समाज में एक क्रांति हुई, संघर्ष हुआ। आपको पता है कि इस तरह के समाज में क्या होता है, गरीबी होता है, गरीबी, पॉवर्टी होगी लोगों की, मतलब शासन जब जन आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं चलता है। जैसा कि आपने देखा कि जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 1990 में बना था, 1990 में, उसमें क्या कमी थी? उसमें कमी यही थी कि वो संविधान बना तो था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां स्थापित की गई थी, लेकिन 35A जो सेक्शन था उसका, वो अत्यंत ही इनबिल्ट जो है, एक तरह से वो राजशाही को ही पुष्पित और पल्लवित करता, उसको पोषित करता था, नरिश करता था। इसमें राजा को वीटो करने की छूट दी गई थी, और उससे क्या होता था कि पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा निर्णय ले रही है जो राजा के अधिकारों में कटौती करती है, तो राजा उसको वीटो कर देता था, और कोई भी अध्यादेश जारी करके जो है अपना जो है काम बना लेता था, अपनी सत्ता को सुरक्षित रखता था। लेकिन अब ये फेल हो गया, चूंकि वो जनाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसके खिलाफ वहां के लोगों ने काफी लंबे अरसे तक जो है प्रदर्शन किया, संघर्ष किया, और उन संघर्षों के बाद आपने देखा किस तरह से वहां से 2006 में वहां एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया, जिसमें पूरी तरह से राजशाही को खत्म कर दिया गया, और एक नया संविधान बना कि जो कि पार्लियामेंट्री जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना करता था। और सारे निर्णय जो है जो अब तक, अब हम एक स्ट्रक्चर आपको बताते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की CM, इसको जो है संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। ये पार्लियामेंट्री शासन है, पार्लियामेंट्री रूल, PR मान लीजिए, ठीक है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। तो पहला जो संविधान बना था उसमें क्या होता था कि जो राजा था, राजा, सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर थी, एग्जीक्यूटिव पावर वो किसमें थी? वो राजा में निहित थी, किंग में। एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ कंसेंट्रेट थी? पावर ये किंग में थी, किंग के हाथ में सारी तरह के एग्जीक्यूटिव पावर थी। हालांकि ये जो राजा था, जो 90 में संविधान बना था, उसके प्रति उत्तरदायी था। द किंग वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट वॉज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कमी क्या थी? इसमें एक सेक्शन था 35, संविधान का एक प्रोविजन था 35 सेक्शन, जिसके तहत राजा जो था वो पूरी तरह से किसी भी पार्लियामेंट जो थी उसके लेजिस्लेचर जो थी, इसके किसी भी कानून को वीटो कर सकती थी। तो अगर कोई ऐसा कानून बना जो राजा के हित में नहीं होता था, तो राजा के हाथ में पावर था कि वो 35 का इस्तेमाल करके उस कानून को पेश कर दे। तो ये परिस्थिति थी जिसके खिलाफ फिर वहां पर विद्रोह हुआ, और जाके दूसरा नया संविधान बना, और वहां पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि पॉवर्टी अगर है तो समाज में नफरत, लोगों की जब जरूरतें नहीं पूरी होंगी तो सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है, उससे घृणा का भाव पैदा होगा, लोग हथियार उठा लेंगे।
लोग संघर्ष करेंगे, हिंसा होगी, समाज जो है अनस्टेबल होगा। तो इस तरह से इन्हीं कारणों से संघर्ष शुरू हुआ और संघर्ष जाके समाप्त हुआ जब पूरी तरह से राजतंत्र का अंत हो गया। तो नीड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बात तो यह है कि समाज के लिए एक कुछ आइडियल्स की जरूरत होती है जिसपे पूरा समाज एग्री हो। तो हमारा जो संविधान है वो कुछ आइडियल्स को जो है रिफ्लेक्ट करता है। वो आइडियल आपका हमने आपको लिख दिया कि वी डू नीड कॉन्स्टिट्यूशन टू इस्टेब्लिश एन आइडियल सोसाइटी। हमारा संविधान एक ऐसे समाज की स्थापना करता है जो कुछ जो है सामाजिक आदर्शों पर आधारित होते हैं और संविधान जो है इन्हीं आदर्शों को रिफ्लेक्ट करने वाला एक दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है। तो पहली जरूरत यही है कि समाज में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, सेकुलरिज्म और सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सोशलिस्टिक सोसाइटी, इन तमाम चीजों की स्थापना के, इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए संविधान आवश्यक होता है। नंबर सेकेंड, आपने परिभाषा में पढ़ा था कि इट कंटेन्स रूल्स, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स टू रन और ऑपरेट द स्टेट पॉलिटी। इस राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए हमें कुछ संस्थाओं की स्थापना करनी पड़ती है, उनका स्ट्रक्चर जो है, ये सारी चीजें आपको संविधान में मिलती है। तो वी डू नीड कॉन्स्टिट्यूशन टू मॉडल द स्टेट पॉलिटी। तो दूसरी जरूरत तो है फॉर मॉडलिंग ऑफ स्टेट पॉलिटी, ठीक है। इसके लिए जरूरत होती है कि स्टेट पॉलिटी को मॉडल करने के लिए हमारा जो है संसद कैसे चलेगी, संस्थाएं क्या क्या होंगी, कैसे काम करेगी, सारी चीजों के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तीसरा आपका टू सेव फ्रॉम tyranny ऑफ मेजोरिटी। अब मान लीजिए लोकतंत्र ही है, लेकिन लोकतंत्र में अगर किसी भी दल को बहुमत मिल गया, किसी भी राजनीतिक दल को, पॉलिटिकल पार्टी को, इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी रिटेन मेजोरिटी इन द हाउस ऑफ पीपल, अगर लोकसभा में बहुमत मिल गया तो वो अपने बहुमत के बल पर किसी वर्ग विशेष के साथ जो है अन्याय कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आप क्लास में ले लीजिए, मान लीजिए कि आपकी क्लास है और क्लास में लड़कियों की संख्या कम है और लड़कों की संख्या ज्यादा है। लड़कियां जो है बैडमिंटन खेलना चाहती हैं और लड़के क्रिकेट खेलना चाहते हैं। टीचर खड़ा है, लड़के बोल रहे हैं कि सर हम लोग जो है क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियां बोल रही हैं सर हम लोग आज बैडमिंटन खेलेंगे। तो अब टीचर के सामने समस्या है कि वो दोनों की जो एस्पिरेशंस हैं उनका सम्मान करते हुए कैसे दोनों को अवसर दिया जाए और मामले को कैसे हैंडल किया जाए। और अगर आप टीचर ये कह दे कि चलो हाथ सब लोग उठाओ, जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी तो उसकी बात मान ली जाएगी, तो लोकसभा में या पार्लियामेंट्री रिजीम में ये भी तो हो सकता है कि जिस दल का बहुमत है वो गलत कार्य भी कर सकता है। तो अगर हम यहाँ क्लास में हाथ उठवाए, चलो हाथ उठाओ बेटा, जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी उसी की बात मानी जाएगी, तो हमेशा बॉयज ही जीतेंगे क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। तो डेफिनेटली द इंटरेस्ट ऑफ द गर्ल्स विल बी सैक्रिफाइस्ड। उनके जो इंटरेस्ट होंगे लड़कियों के वो तो बलि चढ़ जाएंगे। तो इस परिस्थिति से, इस तरह की मेजोरिटी की टायरनी से बचने के लिए भी हमें संविधान की जरूरत होती है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दोज रूल्स एंड प्रोसीजर एंड डिस्ट्रीब्यूट पावर अमंग डिफरेंट विंग्स ऑफ गवर्नमेंट
एंड प्रोवाइड द मैकेनिज्म ऑफ चेक एंड बैलेंस। संविधान क्या करता है कि संविधान इस तरह के जो नेगेटिव आउटकम्स हैं मेजॉरिटी रूलिंग के जो नेगेटिव आउटकम्स हैं उसको हमारे संविधान निर्माता जानते थे ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी सरकार, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया पावर का, जो जनता के हाथ में एक मंत्र दे दिया। पहली चीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की, वयस्क मताधिकार की। अगर कोई सरकार 5 साल तक जनता को परेशान करती है, उनकी ऑस्पिरेशंस पे खरा नहीं उतरती है, जन आकांक्षाओं पर, तो उस शासन को बदल सकते हैं। एक मौका दिया। दूसरी चीज कि हमारे न्यायपालिका को यह अधिकार दिया है कि अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा डिसीजन लेती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का उल्लंघन करती है या उसका अतिक्रमण करती है, वायलेट करती है, तो वो जो क्या करते हैं उसको जो है नल एंड वॉइड घोषित कर देते हैं। उस कानून को सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको जीरो या नल एंड वॉइड घोषित करते हैं, इलीगल घोषित कर देंगे और उस कानून का कोई जो है वैधानिक आधार नहीं रह जाए। तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स और जिसके लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर। आप इसको स्मरण रखिएगा। नाउ वी शैल डील विद द थर्ड क्वेश्चन व्हिच इज द फोकल पॉइंट ऑफ करंट वीडियो। इस वीडियो का आज जो लक्ष्य था वो यही था कि हम आपको ये बताएं कि आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रॉपर्टी क्या है, विशेषता क्या है। तो ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू डील। The features of Indian Constitution. The features of Indian Constitution. Indian Constitution. भारतीय संविधान की विशेषताएं 60 में हम आपको बताएंगे। नंबर 1, पहली फीचर, This is the lengthiest document. This is the lengthiest constitutional document around the world. पूरे विश्व का भारत का संविधान सबसे विशाल संविधान है और इस समय, मौजूदा समय में इसमें 448 आर्टिकल, इसमें 448 जो है इस समय अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, इसमें 25 पार्ट्स हो गए हैं और 12 शेड्यूल, 12 जो है शेड्यूल है, 12 शेड्यूल, अनुसूचियां जो है, अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो हमारा भारत का जो संविधान है काफी विशाल है। दुनिया में यहाँ पर छोटी छोटी चीजों, स्टेट पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित छोटी छोटी चीजों को भी बारीकी से इसमें हर आयामों का, हर पहलुओं पर जो है इसकी व्याख्या की गई है। इसलिए हमारा जो दस्तावेज है वो काफी बड़ा दस्तावेज, व्यापक दस्तावेज है। एक विशेषता हो गई इसकी ये कि भारतीय संविधान क्या है, आपको याद क्या रखना, लेंथिएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, लेंथिएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें आप क्या दिखाएंगे, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, बिग है, लेंथिएस्ट है, जिसमें पहले 395 आर्टिकल्स थे मूल संविधान में, लेकिन इस समय 448 हो गए हैं, 12 शेड्यूल हैं, 25 पार्ट्स हैं, विधिवत हर चीज की व्याख्या की गई है। सेकेंड है ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ड्रॉन फ्रॉम different sources, इन्हें जो है भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने कहा कि किसी भी दूसरे संविधान की अच्छाइयों को अडॉप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। कॉपी करना, किसी का भी अगर अच्छा आचरण है, अगर हम उसको कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, उससे हमें फायदा होगा, उससे हमें नुकसान नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि वी शैल मेक अप द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग द बेस्ट फीचर ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन।
विश्व के जो तमाम बेहतरीन बातें हैं वैश्विक संविधान की, उन सारी अच्छाइयों को हम समाहित करेंगे हम अपने संविधान में। वी सेड इंक्लूड इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माण में उसे हम शामिल करेंगे। सो ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, भारत का संविधान जो है कई स्रोतों से बना है, लिया गया, जिसमें देखिए आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री रूल है, पार्लियामेंट्री रूल, संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री रूल, इसमें कहां से लिया गया है? इट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से, और प्लस भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, इससे लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति, डीपीएस इनको बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है कहां से लिया गया है? आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान की फीचर है, वहां से इनकॉर्पोरेट किया गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी, भारत में जो 3 तरह की इमरजेंसी है आपकी, जैसे आपका 356 है, 360 है, 352 है, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल और प्रेसिडेंट रूल, या जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये सारे जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से। प्रोविजंस जो है कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। चौथा आप देख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है कहाँ से लिया गया है? वो आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स का जो क्लास है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से, ठीक है। तो these are Indian Constitution have been drawn from different sources combining the best feature of the world best constitutions। तो भारतीय संविधान जो है विश्व के तमाम संविधानों के बेस्ट फीचर्स का जो है समन्वय है, और उसका ये जो है डॉक्यूमेंट है। तो आपकी जो दूसरी विशेषता है वो आपकी हो गई ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। उसमें क्या क्या लिखना है वो हमने आपको बताया। थर्ड देखिए इसमें क्या है? थर्ड में इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। जब आप भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल नंबर 1 है भारतीय संविधान का। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। तो हमारे देश में फेडरेशन की स्थापना हुई है, फेडरलिज्म की। आइए देखते हैं फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म जो है क्या है? फेडरलिज्म का सीधा अर्थ अपने दिमाग में रखिए, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग amongst different wings, among different wings and layers of government, and layers of government। फेडरलिज्म आपसे कोई पूछे फेडरलिज्म क्या है, संघवाद क्या है, तो आपका सिर्फ यही आंसर होगा, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट विंग्स एंड लेयर ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के भिन्न अंगों और उनके जो है लेयर्स के बीच जो है शक्तियों का साझा करना ही फेडरेशन या फेडरलिज्म कहलाता है। भारत में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी के बीच जो है शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन है, बंटवारा किया गया है। और इस बंटवारे के कारण भारत में पावर और अथॉरिटी का कॉन्सेंट्रेशन एक हाथों में नहीं है। एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव को हाउस ऑफ पीपुल के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, और लेजिस्लेचर जो है अपना काम करती है, उसकी अपने अधिकार और कर्तव्य है, अथॉरिटी जुरिस्डिक्शन है,
उसका अपना अथॉरिटी है, स्कोप है ऑपरेशन का, और इस तरह से शक्तियों का संतुलन कायम किया गया है। यह है फेडरलिज्म। चौथी विशेषता कॉन्स्टिट्यूशन की देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि आपके बुक में है इसलिए मैं इसलिए कह दे रहा हूं कि आप कंफ्यूज न हो। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों का बंटवारा दो लेवल पर होता है, वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल में आपने जैसे देखा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट है केंद्र पर, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है। तो इस तरह का जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का ऊपर से नीचे तक, इसको हम जो है बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। अब जैसे स्टेट है, स्टेट ऑफ बीइंग जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें यहाँ पर कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं। तो आपको पता है रियल पावर एग्जीक्यूटिव किसमें बेस्ड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द काउंसिल, उसमें बेस्ड है। नॉमिनल जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो राष्ट्रपति में होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियरी, इनके बीच में जो पावर्स का बंटवारा है, ये जो है आपका पावर शेयरिंग कहलाता है। लेकिन केंद्र, राज्य और लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों के बीच जो अथॉरिटी और जो है सब्जेक्ट का बंटवारा है, एरिया ऑफ ऑपरेशन का, वो सेपरेशन ऑफ पावर कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर 3 सूचियों को आधार पर किया गया। संविधान जो है, संविधान में 3 सूचियां हैं। केंद्र सूची जिसे सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, राज्य सूची जिसे स्टेट लिस्ट कहते हैं, और तीसरी सूची है कॉन्करेंट लिस्ट जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। तो केंद्र सूची पर केवल जितने सब्जेक्ट हैं उन सब पे केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, शासन करने का अधिकार है। जबकि राज्य सूची के जितने विषय हैं उन सब पे जो है राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, शासन करने का अधिकार है। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के और राज्य के महत्व के, दोनों महत्व के विषय समाहित हैं और उस पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जबकि केंद्र सरकार कानून बना दे किसी एक विषय पर, तो अगर उसी विषय पर स्टेट गवर्नमेंट अगर का पहले से कानून बना रखा है तो वो कानून जो है इनइफेक्टिव हो जाता है, अप्रभावशील हो जाता है। अर्थात कानून बनाने की परिस्थिति, एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा कानून बनाने की परिस्थिति में केंद्र सरकार का द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी माना जाता है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर हुआ। 5वीं विशेषता सेकुलरिज्म है, जिसको हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। बाय द टर्म सेकुलरिज्म वी मीन न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट इन मैटर ऑफ रिलीजन। धर्म के मामले पर राज्य का तटस्थ होना ही पंथ निरपेक्षता कहलाती है। न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट इन मैटर ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड सेकुलरिज्म। तो ये 5 विशेषताएं हैं बेटा। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर ये आज खत्म हो गया। और आपके लिए जो होमवर्क है, आपके अंदर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, उसको आप जो है हमसे जो है क्लियर कर सकते हैं। जब भी आपको जरूरत हो, आप फोन नंबर है मेरा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको और बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा। अगर जहां डाउट होंगे आपको उसको क्लियर किए जाएंगे, डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा। फिलहाल आपका चैप्टर ये क्लोज हुआ। पूरा चैप्टर विधिवत मेरे हिसाब से कुछ छूटा नहीं है। अगर कहीं ज्यादा ही हमने आपको बताया है तो इसमें जो है आप ऐसा करिएगा कि 3 प्रश्न आपको हल करने, और उन्हीं तीनों प्रश्नों में पूरा जवाब, पूरा चैप्टर घूमता है। मैंने आपको कहा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 1 क्वेश्चन। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा और मीनिंग लिखनी है। दूसरा लॉन्ग आंसर है कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो उसमें आपको दिखाना है नीड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या रिक्वायरमेंट, हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। उसमें हमने 3 कारण आपको बताए थे। फिर व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या है। तो उन विशेषताओं में ये 5 विशेषताएं हमने आपको बताई, उसको समझाई, और इन 5 विशेषताओं के साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है। और इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। तो इन तीनों प्रश्नों को जो हमने आप बताया, इन्हीं की पृष्ठभूमि में आपको इस चैप्टर का अध्ययन करना है।
और आप वीडियो को लगातार आप जो है देखते रहें, क्योंकि कोरोना जिस ढंग से इसमें जो है इसका जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि इस साल आप सारे लोगों की पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। तो वीडियो के सहारे आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, ताकि जब भी विद्यालय अगर स्थिति नॉर्मल हो तो आपको कवर करने में आपका जो एकेडमिक लॉस है वो कहीं से कम ना हो। तो इस जो है उम्मीद के साथ कि आप वीडियो से फायदा उठाएंगे, और चैनल को इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जो कि बेहद जरूरी है, ताकि आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों किया करें, ताकि आप जो है और इससे जो ताजा अपडेट्स हैं वीडियो से संबंधित आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू सो मच। डाउट के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं।